विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा आधुनिक भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की प्रक्रिया और उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके नरमपंथी विचारधारा वाले दलों का अध्ययन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका। इन तमाम तथ्यों पर विद्यार्थियों में आज आपसे आज की कक्षा में चर्चा करूंगा और इस बिंदु को मैं कई भागों में बांटकर आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। विद्यार्थियों, जहाँ तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़ी हुई कई विचारधाराएं और ये सभी विचारधाराएं हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की प्रक्रिया को समझने में मदद करेगी। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की कक्षा में बताया कि 1857 के आंदोलन के पश्चात अंग्रेजों ने मुसलमानों को पीछे रखने की नीति अपनाई, क्योंकि उनका यह मानना था कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व मुसलमानों ने किया और इस विप्लव के लिए मुसलमान जिम्मेदार थे। अब अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज्य करो की जो इनकी प्रसिद्ध नीति थी, और एक रोमन कहावत भी थी कि एक बेहतरीन प्रशासन के लिए जरूरी है कि राजा अपने नीचे के सभी लोगों में फूट डालकर रखें, या एक साम्राज्यवादी विचारधारा तभी कामयाब हो सकती है जैसा कि हम देखते हैं कि वह फूट डालो और शासन करो की नीति के ऊपर चलता रहे। तो अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान में इसी नीति का अनुकरण किया और उन्होंने मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं को 1857 के बाद आगे रखने की नीति को अपनाया। इसका परिणाम यह था कि अंग्रेजी विचारधारा से ओतप्रोत हिंदुओं में राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई और स्वराज्य संबंधी विचारधारा बुलंद हुई और अपने हितों के लिए मांग करने की विचारधारा भी उनमें बलवती हुई। परिणाम ये था कि कई प्रकार के संगठन हमें उस दौर में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा। लेकिन इस प्रकार के तमाम छोटे मोटे संगठनों में एक संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण था और वह था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन। विद्यार्थियों, इंडियन एसोसिएशन एक पावरफुल संस्था थी जिसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा था और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था कि यह हिंदुस्तान में भारतीय हितों की मांग रखने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था बनेगी। तो विद्यार्थियों, शुरुआती दौर में लगभग 1885 के आसपास ये तय हुआ था कि इस संस्था को, जो कि इंडियन एसोसिएशन के नाम से जानी जाती थी और जिसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी संचालित कर रहे थे, इससे एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के नाम से गठित किया जाए और ये तय था। और इसका सम्मेलन भी कलकत्ता में बुलाए जाने की क्रिसमस में तैयारी कर ली थी। लेकिन कुछ समय बाद ही हम देखते हैं कि इस संस्था को इससे भी ज़्यादा एक अत्यंत प्रभावी इंस्टीट्यूट, एक संस्था इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से इसको कवर कर लिया गया और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और अपनी स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए विविध प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाती रही। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए क्या तथ्य थे। विद्यार्थियों, जैसा कि कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेजी अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के प्रयत्न से हुई और उस वक्त इस कांग्रेस के प्रमुख नेता व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने इस बात को प्रचारित किया, इस विचारधारा पर बल दिया कि A.O. ह्यूम लॉर्ड डफरिन की तरफ से नियुक्त किए गए व्यक्ति थे। लॉर्ड डफरिन ये चाहते थे कि एक ऐसी संस्था इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में काम करे जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक प्रकार का सुरक्षा कपाट के रूप में काम करे और सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करे। तो विद्यार्थियों, कांग्रेस की उत्पत्ति के बारे में यह सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वॉल्व थ्योरी एक काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरी के रूप में मानी जाती है और
इसको इस बात के पीछे जोड़ा जाता है कि 1857 की क्रांति होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि भारतीयों को एक ऐसा मंच नहीं था कि जिसके माध्यम से वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। शासक और शासितों के बीच के अंतर को कायम करने के लिए कोई उपयुक्त मंच नहीं था। इसलिए लॉर्ड डफरिन का यह मानना था कि एक ऐसी संस्था कायम की जाए जिसके माध्यम से शासक और शासितों के बीच के अंतर को कम किया जाए और एक बार से पुनः उसी विप्लव से बचने की कोशिश की जाए जो कि 1857 के रूप में देखने को मिला था। तो इसीलिए कहा जाता है कि एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कहने पर सुरक्षा वॉल्व नीति के आधार पर इस प्रकार की एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के बारे में सोचा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में उभर कर सामने आई। व्यूम के बारे में कहा जाता है कि वह एक उदारवादी सोच के साम्राज्यवादी थे। वह उदारवादी तरीके से चलते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा भी करना चाहते थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक खुला पत्र लिखा और ये कहा कि देश के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में जरूरत है मुझे कम से कम 50 ऐसे युवाओं की जो इस देश के लिए आगे आ सके, उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों के बारे में सोच सके। और विद्यार्थियों इसी की परिणति थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। विद्यार्थी शुरुआती दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस में अंग्रेजों का काफ़ी आना जाना रहा और कई अंग्रेज पदाधिकारी भी इसमें आते रहे। लेकिन जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रुझान बदलने लगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो केवल अब अंग्रेजों के साथ न रहकर बल्कि भारतीयों के अधिकारों की अब खुलकर बात करने लगी और राष्ट्रीय कांग्रेस का जैसे जैसे अपने अधिकारों के प्रति रक्षा का स्वर बुलंद हुआ वैसे वैसे अंग्रेजों ने इस संस्था से दूर रहना चालू किया और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतनी प्रभावी होने लगी कि अंग्रेजों को अब ये लगने लगा कि ऐसा न हो कि भारतीय राष्ट्रवाद एक मजबूत रूप में उभर कर सामने आ जाए। और यही कारण था कि इस दौर में अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज्य करो की नीति को एक नया स्वरूप देते हुए अब मुसलमानों को आगे रखने की नीति अपनाई और अलीगढ़ सेंटर से सैयद अहमद खान को आगे बढ़ाया गया और अलीगढ़ में सर थियोडोर आर्कबोल्ट को प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया। और इसी के साथ ही जहाँ एक तरफ कांग्रेस अपने प्रभाव को बढ़ा रही है वही दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के ऊपर नियंत्रण लगाने की सोच रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के मुकाबले में वह सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ स्कूल और इनसे जुड़े हुए तत्वों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। विद्यार्थियों, यह लगभग वही दौर है जब हम देखते हैं कि जहां एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत हो रही है वही दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति का दौर भी अब विकसित हो चला था और सैयद अहमद खान और इसके बाद में आगे चलकर धीरे धीरे मुसलमान नेताओं को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में करने की कोशिश की। विद्यार्थियों, कांग्रेस के विकास की प्रक्रिया हमें यहाँ पर कुल मिलाकर 3 चरणों में देखने को मिल रही है। एक चरण था 1885 से 1905 का, दूसरा चरण था विद्यार्थियों 1905 से लेकर 1919 तक का और तीसरा चरण था विद्यार्थियों 1919 से लेकर 1947 तक का, जो एक ऐसा दौर जो भारतीय राजनीति में गांधी युग के नाम से जाना जाता है और जिसमें हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा इस देश के स्वतंत्रता संग्राम को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन गति प्रदान की। विद्यार्थियों, शुरुआती दौर में कांग्रेस में उदारवादी विचारधारा का प्रभाव रहा और उदारवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दीनसा वाचा, ये उदारवादी विचारधारा के लोग थे जो कि ज्ञापन देने, प्रार्थना पत्रों के द्वारा और श्रेष्ठ मंडलों के द्वारा अंग्रेजों से अपील करते थे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार भारतीय जनता को देने की, भारतीय जनता के बारे में सोचने की। तो यह विचारधारा शुरुआत में कामयाब नहीं हुई और विद्यार्थियों, इसी का परिणाम हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस में एक अलग विचारधारा का उदय हुआ जो कि गर्मपंथी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। विद्यार्थियों, गर्मपंथी विचारधारा के उदय का मतलब यह नहीं था कि उदारवादी दल या नरमपंथी विचारधारा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अपने उद्देश्यों को पाने में नाकामयाब रही हो, ऐसा नहीं है।
बल्कि उदारवादी विचारधारा ने भी काफ़ी हद तक भारतीयों के हितों का रक्षण और परिरक्षण करने में सफलता प्राप्त की। और इस दौर में कांग्रेस भारतीय जनमानस के मन में इस बात को बिठाने में कामयाब हुई कि भारतीयों के हितों की अगर सशक्त तरीके से कोई पैरवी कर सकती है तो वह कांग्रेस ही कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अभी अपने नवोदित अपने शैशव काल से गुजर रही थी, इसलिए यदि अगर वो लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते, ज़्यादा आक्रामक होते, तो संभव है कि इस नवोदित संस्था को डेवलप होने से पहले ही अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में उदारवादी विचारधारा को अपनाया जाना उन परिस्थितियों की मांग थी। लेकिन बाद में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जैसे गर्मपंथी विचारधारा के नेताओं की जो विचारधारा थी वह भी उस दौर की परिस्थितियों के मुताबिक थी। जैसा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि हमें स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती यदि साल में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राए और चुप हो जाए। हमें अपनी विचारधारा में बदलाव करना पड़ेगा, हमें खुलकर अपनी मांग करनी पड़ेगी। और उन्होंने यह भी कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो विद्यार्थियों, अभी की कक्षा में मैंने आपसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में बात की। और आगे की कक्षा में मैं कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो दलों, नरमपंथी दल और गर्मपंथी दल, इन दोनों विचारधाराओं के बारे में काफ़ी विस्तार से बात करूँगा। जय भारत, जय हिंद।